हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए शिक्षक के 7वें चरण के लिए, यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की। इस तैयारी के क्रम में अधिकार एजुकेशन चैनल फुल्ली डिवोटेड है अभी बीपीएससी शिक्षक के परीक्षा के लिए। और इस कड़ी में हम आपके लिए हमने जितने भी अभी तक बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा लिया है, लगभग 13 लगभग आपके जो 13 सालों के पेपर हम आपको वीडियो के फॉर्म में दे चुके हैं। एक और बचा हुआ है जो कि हेडमास्टर का जो अभी रिसेंटली लिया था 31 मई 2022 को, वो पेपर हम अवेलेबल कर चुके हैं और 1-2 दिन में आपको उसका भी वीडियो हम आपको दे देंगे। ठीक है। दूसरी बात कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि पूरा वॉच नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, जिस तरह का वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी कोई भी चैनल ये इस तरह की वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी देखता हूँ यूट्यूब वगैरह में, मैं भी देखता रहता हूँ कौन किस तरह क्या बना रहे। तो मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद देखा कि क्या कमी है, तो ये इस तरह था कि कोई प्रॉपर नोट्स बनाकर आपको बताए, वो भी आपके पाठ्यक्रम से रियल, ना कि इधर उधर कट पेस्ट करके। तो उस पर मैं मेहनत करता हूँ, रातों को जगना पड़ता है, हाथ दर्द हो जाता है लिखते लिखते। तो आप मेरे मेहनत को साकार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। बस इतना करें कि आप स्टेटस में लगा दें, व्हाट्सएप स्टेटस होता है ना, वहाँ लगा दें और लोगों से बोले कि वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि हम इसके लिए आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और मेहनत बहुत होता है ना। तो आप पूरा वॉच किया कीजिए वीडियो को ना, पूरा वॉच देखिए ताकि आपको समझ में आए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो इस बार और आप शिक्षक बने। हम ज़रूर मिलेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो उम्मीद है कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हज़ारों की संख्या में शिक्षक बिहार में सेवा दे रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और समय ने साथ दिया तो हम आप लोगों के लिए एक समारोह का भी आयोजन करेंगे, जितने भी सक्सेस होंगे। और उम्मीद है कि जितने भी लोग ये चैनल जो देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि सबको एक सही दिशा मिल रहा है, सही गाइडलाइन मिल रहा है और सफलता जरूर। क्योंकि देखिए, सफलता के लिए न सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, एक सही रणनीति और सही दिशा मिलना जरूरी है, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपको हम इसी कड़ी में हम सोशल साइंस का करवा रहे हैं, प्रीवियस पहले करवा चुके हैं और सिस्टमेटिक ढंग से अभी हिस्ट्री का हम दे रहे थे। उसमें 4 या 5 वीडियो हमने दिया है, प्लेलिस्ट से आप जाकर देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का क्लास। पॉलिटी का ये फर्स्ट क्लास होगा। पॉलिटी का आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, क्लास 9th का है और ये SCERT बुक बिहार का। अभी हम सारे SCERT बुक से ही तैयारी करवाएंगे, क्योंकि देखिए आपके सब्जेक्ट सोशल साइंस वाले जो हैं बच्चे 9th स्टैंडर्ड को जो टीचर बनने वाले हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपको 100 नंबर के सब्जेक्ट से रहेंगे, याद रखिएगा। और जानते हैं, आप अगर 90 नंबर ले आते हैं ना, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो मतलब आप समझिए कि सोशल साइंस से सिर्फ आप सिलेक्शन ले सकते हैं और इसके लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि आप चैनल को शेयर करें, दोस्तों से बोले सब्सक्राइब करने के लिए और पूरा वीडियो वॉच करें। ठीक है। चलिए, हाँ, एक चीज़ और छोटी सूचना और दे दूं कि अगर आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं लेने के लिए, उसमें देखिए 13 साल के हैं, 13 PDF हैं और उसके बाद एक और है जो हेडमास्टर वाला, जो भी लेटेस्ट एग्जाम अतुल प्रसाद सर जो है वर्तमान चेयरमैन है, उसी के निर्देशन में हुआ है। तो वो मिलाकर हो जाए तो आपको 14, मतलब 14 PDF हैं। 13 का वीडियो अपलोड है, अभी हेडमास्टर वाला का भी नहीं किया हूँ, वो भी मैं 1-2 दिन में आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। ठीक है। हाँ, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो हमें आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9891225280, है ना। इस पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आप मोबाइल में ये नंबर ना अभी आप सेव ही कर लीजिए अधिकार एजुकेशन के नाम से, क्योंकि ये नंबर अभी आपको बहुत साथ देने वाला, बहुत चीज़ में। जब तक आपके एग्ज़ाम होने के बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। हाँ, फिर आप लोगों के शादी विवाह में भी हम आएंगे, आशीर्वाद देने के लिए भी आएंगे, आपके परिवारों से मिलने के लिए आएंगे। क्योंकि हमारा जो ये परिवार है अधिकार एजुकेशन का, ये एक रियल परिवार बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो उम्मीद है आप इसको शेयर करेंगे, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। और ये नंबर आप सेव कर लें, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है ये नंबर। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये शुरुआत करते हैं हम। बहुत समय मैंने लगभग 4-5 मिनट ले लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहला था
इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। आज पॉलिटी का पहला है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं बताऊं, हमारे एक हैं परिचित हैं जो कि पटना में पढ़ाते हैं और बड़ा नाम है उनका, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो मैंने उनको बोला कि आप जो क्लासेस करवा रहे हैं तो आप इसमें तो साफ साफ पाठ्यक्रम दिया हुआ है, आप इससे एस बुक से कराए। तो उन्होंने कहा अरे यार एस बुक से कौन, उतना समय किसके पास है और कौन ये बच्चे मेरे पास दोबारा आएंगे, इस तरह से उन्होंने बोला। और कहा कि पॉलिटी में तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने इस तरह से बोल दिया कि यानी समझिए एक बड़ा नाम है इस टीचर का। उन्होंने ये डायरेक्ट बोला कि यार उसमें कुछ है ही नहीं, 9th 10th में है ही कुछ नहीं। लेकिन मैं बताऊं आपको, जब मैं अध्ययन किया हूँ, यही देखिए ये पढ़ा लेने से नहीं, अनुभव एक्सपीरियंस आपके जीवन में कितना है उस पर मैं पढ़ा तो दिखाता हूँ मैं आपको कितने मैंने फैक्ट निकाले। और आपके जितने भी पॉलिटी के प्रश्न आएंगे ना, आपके गारंटी मैं देता हूँ कि आपके ये मेरे चैनल के में पढ़ाए हुए वीडियो से आएंगे। अगर आपके जैसे अगर 2 सब्जेक्ट से बनाया तो 50 क्वेश्चन रहेंगे इससे, और अगर 4 सब्जेक्ट से बनाया तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। हर हालत में आपको सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है और क्लास 9th का ये बुक है, SCERT बिहार और लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 है। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे इसमें लोकतंत्र का क्रमिक विकास देखेंगे, लोकतंत्र क्या और क्यों ये देखेंगे, फिर संविधान निर्माण देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, फिर चुनावी राजनीति देखेंगे, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं देखेंगे और लोकतांत्रिक अधिकार। ये सारे चैप्टर हम देखने वाले हैं इस बुक में ना। मतलब कि देखिए ये आपको 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस बुक्स में और उसका हम पहला चैप्टर आपके पास लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र का क्रमिक विकास, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखने वाले चिली, पोलैंड, घाना, नेपाल, पाकिस्तान, वर्मा यानी कि म्यांमार के लोकतांत्रिक विकास की बात में करेंगे। सबसे पहला है चिली। आपको यह देखिए हम बीच बीच में बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्या है, चिली दक्षिणी अमेरिकी देश है ना, तो क्वेश्चन आएगा कि चिली किस महादेश में है या महाद्वीप में, तो उसमें दक्षिणी अमेरिका रहेगा, उत्तरी अमेरिका रहेगा, यूरोप रहेगा, एशिया रहेगा, तो आपको लिखना है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद देखिए ओएंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, है ना। तो आपका प्रश्न इससे इस तरह से बनेगा कि चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो ओएंदे ने किया। या बोलेगा कि ओएंदे ने किस पार्टी की स्थापना की, तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो इस तरह से इसके प्रश्न बनेंगे। इसमें जानिए हर सेंटेंस से जो है ना आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे हर सेंटेंस, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और पूरा देखना है वीडियो को पूरा। अगर देखिए पूरा अगर नहीं देख पाइएगा ना, तो सच बताऊं मैं, आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में रास्ते में भटकने से अच्छा है कि आप पहले ही छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं तो पूरा देखिए आप। अब देखिए क्या है कि 1970 में राष्ट्रपति चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व ओएंदे ने किया और राष्ट्रपति भी ये निर्वाचित हो गए। 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुटों ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति ओएंदे की हत्या कर दी। यह सैनिक तख्तापलट था। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि चिली में कब तख्तापलट हुआ। ये देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो बोला जाता है ना कि आप समझ कर पढ़िए, एक होता पढ़ना और एक होता समझना, यानी कि समझ कर पढ़ना। देखिए इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सैनिक तख्तापलट जो 11 सितंबर 1973 को नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या है इससे आपको समझना पड़ेगा कि 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति ओएंदे की हत्या कर दिया। तो इसका मतलब क्या, सैनिक तख्तापलट भी उसी दिन हो गया, ठीक है ना। तो ये समझना है ओएंदे राष्ट्रपति की हत्या किसने किया, कब किया, इतना तो 11 सितंबर 1973 को, ठीक है। अब देखिए सैनिक तख्तापलट था और जनरल अगस्तो पिनोशे
देश का राष्ट्रपति बन गया। अब देखिए सैनिक तख्तापलट जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था? अगस्तो पिनोशे के नेतृत्व में हुआ, और वही आपको जो है राष्ट्रपति बन गया। इसी तरह से आप पाकिस्तान में भी देखिएगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं सभी, तो मुझे लगता है कि 25 से लेके 35 से 40 के बीच में होंगे, तो सभी लोग ये घटना को जानते होंगे। और इसमें भी है थोड़ा पाकिस्तान के बारे में चर्चा, वो भी बताएंगे। अब देखिए ये जो सैनिक तख्तापलट किया था अगस्तो पिनोशे, ये 17 साल तक जो है शासन किया, ठीक है ना। 1988 में जनमत संग्रह के द्वारा चिली में पिनोशे का शासन समाप्त हो गया और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना है। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बोलेगा कि जनमत संग्रह चिली में कब करवाया गया था? तो 1988 में करवाया गया था। और जनमत संग्रह के साथ ही किसका शासन खत्म हो गया था? तो पिनोशे का शासन खत्म है। देखिए एक ही सेंटेंस से 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये कब आता है? जब आपके अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग होता है किसी सब्जेक्ट का ना, तब जाकर आपका ये कंसेप्ट बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 2006 में पूर्व वायुसेना प्रमुख की बेटी अल्बर्टो वेसेले राष्ट्रपति चुनाव जीती। तो 2006 में जो बनी अल्बर्टो राष्ट्रपति जो बनी, वो कौन थी? पूर्व वायुसेना प्रमुख की बेटी थी, ठीक है। तो ये था चिली के बारे में। अब हम थोड़ा देखते हैं पोलैंड के बारे में। चलिए पोलैंड के बारे में पढ़ते हैं। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में गडास्क शहर में लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल किया। इसमें हड़ताल में एक इलेक्ट्रीशियन था जिसका नाम था लेक वालेसा, हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया और यह समझौता गडास्क संधि कहलाया, ठीक है ना। गडास्क संधि कहलाया, याद रखिएगा। तो अब बोलेगा कि गडास्क संधि जो था कि कितने सूत्री समझौता था? तो 21 सूत्री समझौता था ना, ठीक है ना। गडास्क संधि में मजदूरों का नेतृत्व किसने किया? तो लेक वालेसा ने किया। इस तरह से प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे। गडास्क संधि के बाद सोलिडरनोस्क नामक नया मजदूर संगठन बना। सोलिडेरिटी के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में किसी मजदूर संगठन का जन्म हुआ था। 1988 ईस्वी में लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर हड़ताल हुई और 1989 में स्वतंत्र चुनाव में लेक वालेसा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट में 99 सीटों को जीता, ठीक है। और अक्टूबर 1990 में पोलैंड में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर, देखिए ये अक्टूबर याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी का जहाँ पैटर्न है वो क्या करता है ना, महीने का नाम बदल देता है, वो डेट पूछ देता है एग्जैक्ट, समझ गए ना। तो अक्टूबर उसे 19, बाकी दूसरे जगह में डायरेक्ट 1990 पूछा, लेकिन ये दे देगा सितंबर 1990 में, फरवरी 1990 में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। हम जो भी नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, ये पूरा बीपीएससी का जो पैटर्न है ना एग्जाम पूछने का, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके बुक से बनाते हैं। आपके बुक को पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे मैंने जो बहुत कई बार मैंने एग्ज़ाम का मुझे अनुभव है, तो वो किस तरह से पूछते हैं ना, उस बेस पे हम तैयार करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और जीवन भर अधिकारी एजुकेशन के साथ आप प्यार बनाए रखें, ठीक है। चलिए, कहता है कि अक्टूबर 1990 में पोलैंड में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ और लेक वालेसा देश के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। तो लेक वालेसा कौन बने? पोलैंड के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? लेक वालेसा थे। 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारुजेल्स्की कर रहे थे। चिली में सैनिक शासन था। चिली में क्या था? सैनिक शासन था। और ये सैनिक अधिनायकवाद का एग्जाम्पल है चिली। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सैनिक अधिनायकवाद का एग्जाम्पल इसमें से कौन है, तो चिली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सैनिक शासक था। इस तरह से पोलैंड में एक पार्टी शासन था, जिस तरह से अभी चीन में एक पार्टी शासन होता है, तो उसी तरह से जो है पोलैंड में एक पार्टी शासन था और ये मजदूर संगठन था। तो ये मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण है। देखिए, मजदूर संगठन का अधिनायकवाद का उदाहरण पोलैंड है और सैनिक अधिनायकवाद का उदाहरण कौन सा है? चिली है, ठीक है। अब देखिए, लोकतंत्र के विभिन्न चरण।
ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के पूर्व में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए ये कहीं नहीं मिला, लोग एनसीटी कर रहे हैं ना, ये बाकी सब किताबों में सिर्फ आपको मिलता है वैशाली मिलता है लिच्छवी। लेकिन देखिए इसमें एससीईआरटी में कितनी चीज़ों का नाम दिया है। जहाँ लोकतंत्र था, गणराज्य था, देखिए ऊपर में क्या है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण मिले हैं, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, सुभार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकंप का बुली, केरुपुत के कलाम, रामगढ़, कुशीनियारा के मल और पिपली वन के मोड़िए, वैशाली का लिच्छवी और मिथिला का विदे। तो ये सभी जगह जो थे क्या थे, ये जो है ये सभी जगह जो थे, आपको ये जो देख रहे हैं बॉक्स के अंदर में घेरदार, ये सभी जगह जो है ना गणराज्य था, इसको याद रखिएगा। आगे कहता कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में 1707 राजक प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने केंद्रीय समिति में कितने प्रतिनिधि थे राजा के? 1707। ये डेटा याद रखिएगा, पक्का पूछने की संभावना है इसकी, ठीक है ना। और सभी निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता था। आधुनिक विश्व में सन 1789 में, सभी लोग जानते हैं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार शुरू हुआ और फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के 3 तत्वों को स्थापित किया। वे कौन कौन था? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। देखिए प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। किस क्रांति ने तो ये दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में, डेटा याद रखिएगा। 1776 में अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। देखिए ब्रिटेन का गुलाम अमेरिका भी था, जो आज पूरी दुनिया में अमेरिका की धमक है और सभी अमेरिका की बातों को फॉलो करता है। इस बीच में खुद थोड़ा गड़बड़ा गया है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। तो 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, याद रखेंगे। और 1789 में अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान लागू हुआ। यही हम आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में दिए थे। कम्युनिटी पोस्ट में जो भी हम चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं उस पर ज़रूर आप क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिए। वो समझिए कि वो जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ आपके बुक से होता है, एससीईआरटी बुक से होता है। वो जो नोट्स हम बनाए रहते हैं तो कुछ लगता है कि जो जनरल चीज़ है जो सभी को जानना चाहिए तो उसको हम क्वेश्चन फॉर्म में दे देते हैं। तो आप उसे कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर वोट डाला कीजिए, उस पर ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड की जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला। शायद ये शायद भारत का दिया था कब वयस्क मताधिकार मिला है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड में जो है 1893 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त था जनता को। अब देखिए उपनिवेशवाद का अंत। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। याद रखिए घाना का पहले क्या नाम था? पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। लामे एन क्रूमा के नेतृत्व में घाना में 1957 में आज़ाद हुआ। लामे एन क्रूमा के नेतृत्व में घाना 1957 में आज़ाद हुआ। यानी कि हम लोग भारत 1947 में आज़ाद हुआ और भारत के 10 साल के बाद। अब देखिए यही होता समझ। अब क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि भारत, इसमें क्या लामा एन क्रूमा के नेतृत्व में घाना 1957 में आज़ाद हुआ, ठीक है ना। कहा जाता है ना कि जो बिटवीन द टू लाइन्स को समझने लगे और जो उसके आसपास के एस्पेक्ट को समझने लगे, समझो कि वो बहुत बौद्धिक व्यक्ति होता है। अब देखिए क्वेश्चन किताबों में कहीं नहीं लिखा है कि भारत के 10 साल के बाद लामे एन कुरमा के नेतृत्व में घाना आज़ाद, नहीं। लेकिन यहाँ डेटा क्या दिया? 1957। और भारत कब आज़ाद हो? 1947। तब प्रश्न बनेगा कि भारत के कितने वर्षों के बाद घाना आज़ाद हुआ? तो आप कहेगा अरे तो सिलेबस से बाहर का सवाल दे दिया। नहीं भाई, समझ इसी को बोलता कि आपने समझा ही नहीं, समझ बनाइए। तो आप लिखेंगे 10 साल के बाद, क्योंकि देखिए 1957 में, हम लोग 1947 में आज़ाद, 10 साल के बाद, ठीक है। अब देखिए लामे एन क्रूमा प्रधानमंत्री बने और फिर राष्ट्रपति बने। घाना, याद रखिए घाना जो है ना पश्चिमी अफ्रीकी देश है। क्वेश्चन दे दे घाना कौन सा उत्तरी अफ्रीकी देश है, पूर्वी अफ्रीकी देश है। एक बार हम बीपीएससी दे रहे थे तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सहारा रेगिस्तान जो है ना किस क्षेत्र में? उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। मैक्सिमम लोगों ने इसमें गलत किया था, सारा रेगिस्तान। तो देखिए घाना दिया ना पश्चिमी अफ्रीका देश है ना,
तो क्वेश्चन याद रखिए, घाना पश्चिमी अफ्रीका देश है, ठीक है। चलिए, और चिली हम बताए थे, चिली कौन सा कॉन्टिनेंट में है, ऊपर में हमने वीडियो में बताया आपको, वो है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। चलिए, 1966 ईस्वी में तख्ता पलट हो गया, घाना में 1966 में तख्ता पलट हुआ। अब देखिए, कुछ देशों के जो है ना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको आप रट जाइएगा भाई, सच बता रहा हूँ। इसी से मैंने आपको डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, मैंने आज, हाँ शायद आज ही मैंने, आज या शायद पिछले दिन मैंने दिया था। देखिए, इसको याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में 1793 में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आया। देखिए, सबसे पहला है ना, तो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश में आया, तो न्यूजीलैंड में आया, ठीक है ना। रूस में आया 1917 में, रूसी क्रांति 1917 का, जर्मनी में 1918, पोलैंड में 1919, 1928 में ब्रिटेन में आया, 1931 में श्रीलंका में आया, 1934 में तुर्की में आया, 1944 में फ्रांस में आया, 1945 में जापान में आया, और अपना प्यारा देश भारत में 1950 में आया, 1951 में अर्जेंटीना में आया, 1952 यूनान, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 अमेरिका। देखिए, अमेरिका में हमारे बाद आया, हम इसमें अमेरिका में से हम आगे हैं, इससे हमारे यहाँ 1950 में ही आ गया था, और अमेरिका में 1965 में आया, तो हम इसमें अमेरिका में हमसे पीछे इस मामले में। 1978 में स्पेन में आया, और 1944 में कहाँ आया, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अब देखिए, कहता कि 1980 के बाद लातीनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। 1991 में सोवियत संघ विघटित होकर 15 गणराज्यों में बना, मतलब सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों में विभक्त हुआ, कब, 1991। सोवियत संघ विघटित कब हुआ, 1991। कितने राज्यों में विभक्त हो गया, 15 राज्यों में, ठीक है ना। अब चलिए नेपाल के बारे में देखते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक चैप्टर का एक ही वीडियो बने, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। 20 मिनट 22 मिनट कैसे होगा, तो आप पूरा देखिएगा, स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है, क्योंकि हम तो बोलते भी बहुत आराम से, आप स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं नेपाल 1948 में, नेपाल जो है ना 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। नेपाल का पहला संविधान 1948 में बना, और इसके तहत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1949 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए, लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, और 1991 में नेपाली संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला। याद रखिएगा, 1991 में नेपाली संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला, और जेपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने, और नेपाल में पुनः लोकतंत्र आया। 1996 में माओवादी आंदोलन शुरू हुआ। 1996 में माओवादी आंदोलन शुरू हुआ था, इसको आपको याद रखना है। और 2001 में राजा वीरेंद्र और उसके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी। ये जब हुआ था ना हत्या, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग सुने थे घर में, भैया लोग, पापा लोग सब बता रहे थे कि राजा, नेपाल के राजा को मार दिया, पूरे परिवार को मार दिया। हाँ, तो ये हम लोग को याद है, आप लोग को भी याद होगा। देखिए, उसके बाद क्या कि 2001 में राजा वीरेंद्र और उसके परिवार को राजमहल में हत्या कर दी गई, और इसके बाद ज्ञानेंद्र जो है राजपद संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर पुनः नेपाल में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, ठीक है। नेपाल में बर्खास्त कर पुनः नेपाल में को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसमें शायद लगता है कोई वर्ड मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2008 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव बने और प्रधानमंत्री प्रचंड बने। तो देखिए, प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति रामवर्धन यादव बने और प्रधानमंत्री प्रचंड बने। अब आइए अपना बदमाश पड़ोसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान, जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर सैनिक शासन की स्थापना की, और 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी का गठबंधन सरकार बनी और बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई। अब आइए म्यांमार। 1948 में म्यांमार आज़ाद हुआ। 1962 में सैनिक तख्ता पलट हुआ, और 1990 में पहली बार चुनाव हुआ, और आंग सान सूची को पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को बहुमत मिला। इसमें आपको याद रखिएगा कि आंग सान सूची है ना,
उसकी पार्टी का नाम था नेशनल फॉर डेमोक्रेसी। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और 1962 में तख्तापलट हुआ था और 1948 में आज़ाद हुआ, यानी कि हम लोग जो आज़ाद हुए उससे 1 साल बाद। अब ये कुछ वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में हुआ। इसमें 193 सदस्य हैं। देखिए, बुक्स में 192 दिया था, लेकिन मैंने उसको अपडेट किया आपके लिए कि अभी वर्तमान में 193 सदस्य है। और अंतिम सदस्य याद रखिएगा दक्षिणी सूडान है, जो कि 11 जुलाई 2011 को बने थे। इसके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होता है, जिसमें 5 जो है अस्थाई होता है और 10 जो है अस्थाई होता है। 5 अस्थाई याद रखिएगा और 10 अस्थाई। उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें 54 सदस्य हैं। न्यास परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। सचिवालय संसद की भांति कार्य करता है और ये सचिवालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। अब देखिए 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन सा है। 5 अस्थाई सदस्य जो है वो है अमेरिका। इसको कैसे याद रखना हम बताएंगे भी अभी तुरंत आपको इस वीडियो में। देखिए 1 सेकेंड, हाँ देखिए आइए 5 अस्थाई सदस्य देखिए कौन कौन सा है। 5 अस्थाई सदस्य हम बात कर रहे हैं ना, तो 5 अस्थाई सदस्य है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। और 10 अस्थाई सदस्य का चुनाव जो है ना महासभा में 2 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा। अस्थाई सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया। वीटो का मतलब ये है ना कि जैसे 5 सदस्य हैं, अगर कोई इशू आता है और उस पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहता है सरकार, राष्ट्र संघ, तो एक भी अगर उसके खिलाफ हो गया ना तो वो नहीं हो पाता। मतलब कि इसमें बहुमत के आधार पर नहीं, सार्वभौमिक के आधार पर इस पर निर्णय लिया जाए। मतलब 5 सदस्य की सहमति जरूरी। आप बराबर सुनते होंगे कि हम लोग जो है बराबर मांग करते हैं। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं आतंकवादी है, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद घोषित करने के लिए, तो इसमें चाइना क्या करता है, अरंगा लगाता है, तो वो वीटो पावर का यूज कर देता है, जिस कारण घोषित नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि 5 की इसमें सहमति होना आवश्यक है किसी भी निर्णय के लिए, ठीक है ना। अब देखिए सचिवालय का प्रशासक अधिकारी महासचिव होता है, जो कि आप जानते हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं, है ना। चलिए अब देखिए इसको अस्थाई सदस्य को कैसे याद रखना है। देखिए याद रखिएगा कि अमेरिका जो होता है ना, यूएसए, कोई भी चीज़ करता है तो उसके साथ यूके भी होता है, ठीक है ना। अमेरिका के साथ यूके हमेशा रहेगा, ठीक है। और उसका देखिए रसिया है ना, रसिया के साथ हमेशा चाइना रहेगा। तो ये हो गया। और एक फ्रांस है यूरोपीय, तो एक फ्रांस हो गया। तो हमने ऐसे ही, और ये क्रम में मैंने इस तरह से बुक्स में इस तरह से रही है, मैंने क्रम में इस तरह से समझ डाल दिया ताकि जो है आपको याद करने में आसान। कोशिश करते हैं नोट्स बनाते समय कि उस तरह से फॉर्मेट तैयार करें जिसमें आपके लिए बहुत बहुत आसानी हो, ठीक है ना। उम्मीद है आप अंतिम तक वीडियो में बने होंगे, और अगर अंतिम तक बने हैं तो ये आपकी गंभीरता को दर्शाता है और आपकी सुनिश्चित है सफलता। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ में वक्त आपको टाइम देना पड़ता है ना, टाइम देना पड़ता है। चलिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरे वीडियो में आपसे फिर मिल लेंगे। और ये वीडियो आपका कैसा लगा, या आज पॉलिटी का, लोकतांत्रिक राजनीति का क्लास कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।